एक भंगार वाला था जो गांव-गांव घूमकर लोगों से जूना पुराना सामान जमा करता था। भंगार दे दो, जूना पुराना सामान दे दो, भंगार दे दो। गांव से भंगार जमा कर भीकू एक बड़ी भंगार की दुकान में जाकर सामान बेचकर पैसे कमाया करता था। भीकू के परिवार में उसकी पत्नी गीता और बेटा राजू था। तीनों एक साथ बहुत खुश थे। लेकिन एक दिन जब भीकू भंगार जमा कर रहा था तब उसे एक मच्छर ने काट लिया। इसके बाद भीकू बीमार हो गया और एक ही महीने में वो चल बसा। गीता के सिर पर तो मानो मुसीबत का पहाड़ ही टूट पड़ा था। अब उसे अपना और अपने बेटे राजू का पेट पालना था। इसी वजह से वो खुद गांव में भंगार जमाने निकल पड़ी। भंगार वाली, जूना पुराना सामान दे दो। बहन ये लो, इन टूटे हुए बर्तनों का क्या मोल दोगी? भैया 2 सिक्के। हाँ दे दो। अपने पति की तरह गीता भी गांव में घूम घूम कर जूना पुराना सामान इकट्ठा करके एक बड़ी दुकान में बेचा करती थी। इस तरह गीता ने अपने परिवार की भागदौड़ संभाली। लेकिन वो हर पल अपने पति के साथ बिताए हुए समय को ही याद किया करती थी। काश आप हमारे साथ होते। एक दिन गीता रोज की तरह भंगार इकट्ठा करने निकली। जब वो दोपहर को थक कर एक पेड़ के तले बैठी तो उसे कोई चीज चुभी। गीता ने वहाँ खोदा तो उसे वहाँ एक चिराग मिला। गीता ने चिराग साफ करना शुरू किया और तभी उस पुराने चिराग से एक जिन बाहर आया। आखिर मैं आजाद हो गया। तुमने मुझे आजाद किया। मैं तुम्हारी एक ख्वाहिश पूरी करूंगा। सिर्फ एक ही? हाँ, सिर्फ एक। गीता सोच में पड़ गई। मैं पैसे मांगूं या बड़ा घर या कुछ और तभी गीता के मन में उसके सुखी परिवार की याद आ गई और उसने झट से, मुझे मेरे पति वापस चाहिए। मैं तुम्हें सोना, चांदी, जेवर हर चीज दे सकता हूँ। क्या तुम्हें फिर भी तुम्हारा पति ही चाहिए? हाँ, मुझे सिर्फ मेरे पति ही चाहिए। ओह हो, जैसी तुम्हारी मर्जी। और फिर उस चिराग के जिन ने मरे हुए भीकू को वापस जीवित कर दिया। भीकू को देख गीता की खुशियों का ठिकाना ना रहा और वो जादुई जिन वहाँ से गायब हो गया। एक बार फिर गीता और भीकू का परिवार संपन्न हो गया और वो तीनों फिर से खुशहाल जीवन जीने लगे। इस कहानी ने हमें ये सिखाया कि धन दौलत से ज्यादा कीमती हमारे प्रिय लोग होते हैं। नंदीपुर गांव में विमला नाम की एक सब्जी वाली थी। विमला गांव से दूर एक सब्जियों के बगीचे से सब्जियां खरीदकर गांव में बेचा करती थी। सब्जी ले लो, सब्जी ले लो, ताजा ताजा सब्जी, सब्जी ले लो। गांव की औरतें विमला के आने का इंतजार किया करती थी। मैं तेरी ही राह देख रही थी। आज इतनी देर कहाँ लगा दी? क्या बताऊं दीदी, मुझे कितनी दूर से यहाँ सब्जी का भार ढोकर लाना पड़ता है और ऊपर से ये धूप ने मेरा बुरा हाल करके रखा है। धूप तो है, लेकिन बाकी सब्जी वालों से तेरी सब्जियां ताजी और अच्छी होती हैं, इसीलिए तेरा इंतजार करती हूँ। अच्छा है दीदी, बताइए आज क्या क्या दूं? ½ किलो टमाटर, 1 कटहल, ककड़ी और बैंगन।
विमला ने उस औरत को सब्जियां दी और फिर वो आगे बढ़ी। इस तरह विमला सारे गांव वालों को भी सब्जियां दिया करती थी और सभी लोग विमला से खुश थे। एक दिन रोज की तरह विमला बगीचे में सब्जियां चुन चुन कर ढूंढ रही थी। अरे बेटी, इतना क्यों चुन रही हो? सभी सब्जियां ताजी और अच्छी हैं। तुम कोई भी ले लो। नहीं नहीं बाबा, सब्जियां फूलों की तरह होती हैं, जल्दी मुरझा जाती है, तो इन्हें चुनकर लेने में ही मुनाफा है। और मेरे ग्राहक भी सिर्फ ताजी सब्जियां पसंद करते हैं। जैसी तुम्हारी मर्जी। विमला फिर से सब्जियां चुनने लगी। कई दिन बीत गए और अब गर्मी का मौसम था। विमला रोज की तरह सब्जियां चुन रही थी। तभी बगीचे का मालिक उसके पास आया। बेटा, अभी तो गर्मी इतनी है कि सब्जियां भी सूख रही हैं। लेकिन मैं फिर भी चुन चुन कर ताजी सब्जियां ढूंढ ही लूंगी। अगर मैं तुम्हें ये सब्जियां आधे दाम में दे दूं तो तुम्हारा दुगना मुनाफा होगा। विमला सोच में पड़ गई। सब्जियां है तो ठीक ही, बस थोड़ी सी सूख गई हैं। अगर मैं इन्हें लेकर पानी में कुछ घंटे भिगो कर रखूं, तो ये भी ताजी ही दिखेंगी और मुझे दुगना मुनाफा भी होगा। अरे वाह! अब ठीक है, मुझे ये सब्जियां दे दीजिए। विमला ने आधे दाम पर सब्जियां ले ली। सब्जियां लेकर वो घर गई और उसने सब्जियों को पानी में भिगो कर रख दिया। कुछ घंटों बाद वो इन सब्जियों को गांव में बेचने निकली। सब्जी ले लो, सब्जी ले लो, ताजा ताजा सब्जी, सब्जी ले लो। और रोज की तरह लोगों ने विमला से सब्जियां खरीदी। दुगना मुनाफा सोचकर विमला खुश थी। अगले दिन फिर से विमला ने आधे दामों पर सूखी हुई सब्जियां खरीदी और उन्हें भिगोने रख दिया और फिर उन्हें बेचने लगी। ये सिलसिला कुछ दिनों तक चलता रहा। एक दिन विमला सब्जियां बेचने निकली। सब्जी ले लो, सब्जी ले लो, ताजा ताजा सब्जी, सब्जी ले लो। तभी उसने देखा कि उसकी रोज की ग्राहक एक दूसरे सब्जी वाले से सब्जियां खरीद रही थी। ये क्या दीदी, आज मैं थोड़ी लेट क्या हो गई? आप दूसरे सब्जी वाले से सब्जियां खरीद रही हो? आजकल तेरी सब्जियां पहले जैसे ताजी नहीं मिल रही है। मेरे पति को खाने में स्वाद ही नहीं आ रहा था। विमला को अपनी गलती समझ आ गई। जो ग्राहक कभी उसकी सब्जियों की तारीफ करते थे, आज वो शिकायत कर रहे थे। और अब विमला के दुगने मुनाफे के लालच के कारण उसके ग्राहक भी टूट गए थे। इस कहानी ने हमें ये सिखाया कि हमें अपना काम पूरी ईमानदारी से करना चाहिए और लालच के जाल में बिल्कुल नहीं फंसना चाहिए। सब्जी ले लो, ताजी ताजी सब्जी ले लो, लाल टमाटर, हरी खुशबूदार सब्जियां। मीरा गांव-गांव घूम-घूम कर सब्जियां बेचा करती थी। रोज गांव में घूमते वक्त उसकी नजर एक सब्जियों के बगीचे पे पड़ा करती थी। कितने वर्ष हो गए मैं ये सब्जियों का बगीचा देख ही रही हूँ। मीरा का सपना था कि वो उस बगीचे को खरीद ले और वहाँ खुद ही सब्जियां उगाए, लेकिन मीरा की परिस्थिति उसका साथ नहीं देती थी। मीरा का एक छोटा बेटा था
जिसके पालन पोषण की पूरी जिम्मेदारी मीरा पर थी, क्योंकि मीरा के पति कुछ साल पहले स्वर्ग सिधार गए थे। एक दिन की बात है। सब्जी ले लो, ताजी ताजी सब्जी ले लो, लाल टमाटर, हरी खुशबूदार सब्जियां। तभी सामने से विमला घी वाली आई। अरे ओ मीरा, क्या हाल चाल? सब बढ़िया, तुम बताओ, तुम्हारे क्या हाल है? सब ठीक है। तुमने सुना कि वो सब्जियों के बगीचे का मालिक खरीदार ढूंढ रहा है? अगर मेरे पास पैसे होते ना तो मैं आज ही वो बगीचा खरीद लेती। मीरा को वो सब्जियों का बगीचा इतना पसंद था कि वो सीधे बगीचे के मालिक के पास पहुंची। सेठ जी, सुना है आप बगीचा बेचना चाहते हैं? हाँ, अब मैं बुढ़ा हो गया हूँ, बागीचे की देखभाल नहीं कर पाता हूँ, तो इसलिए बेच रहा हूँ। क्या तुम खरीदना चाहती हो? हाँ सेठ जी, पर पता नहीं मैं खरीद पाऊंगी या नहीं। आप इसे कितने में बेचना चाहते हैं? मुझे इसके 500 सिक्के चाहिए। अरे बाप रे, मेरे पास तो सिर्फ 200 सिक्के हैं। 200 सिक्के बहुत कम है। मैं 400 सिक्के के नीचे नहीं बेचूंगा। सेठ जी, अगर मैं आपको अभी ये 200 सिक्के दे दूं और अगले 4 महीने तक हर महीने 50-50 सिक्के दूं, तो क्या आप मुझे ये बगीचा बेच देंगे? सेठ जी ने सोचा। ठीक है, अगले 4 महीने तक तुम्हें मुझे 50-50 सिक्के देने होंगे। मीरा बहुत खुश थी कि जल्द ही उसे उसके सपनों का बगीचा मिलेगा। फिर क्या था, मीरा और ज्यादा मेहनत करने लगी। उसने रोज ज्यादा सब्जियां खरीदकर बेचना शुरू किया, जिससे उसे ज्यादा पैसे मिलने लगे। रोज मीरा पाई पाई जोड़ने लगी। अब शाम के समय मीरा गांव में घूम घूम कर फरसान भी बेचा करती थी। 1 महीने बाद मीरा ने सेठ जी को 50 सिक्के दिए। मीरा बहुत खुश थी। मीरा ने अपनी मेहनत जारी रखी और वो सुबह सब्जियां और शाम में फरसान बेचा करती थी। देखते ही देखते मीरा ने अगले 4 महीने में सेठ जी को सारे पैसे दे दिए। बहुत बढ़िया मीरा, अब ये बागीचा तुम्हारा हुआ, इसका अच्छे से ख्याल रखना। मीरा ने अपना बगीचा खरीदने का सपना पूरा कर लिया। अब मीरा अपने खुद के बगीचे में सब्जियां उगाया करती थी और दूसरे सब्जी वाले उससे सब्जियां खरीदा करते थे। मीरा के परिश्रम ने उसकी जिंदगी बेहतर बनाई। उसका बेटा भी अब अच्छे स्कूल में पढ़ने लगा और मीरा की जिंदगी सुखद हो गई। इसलिए कहते हैं, मेहनत करने वालों की हार नहीं होती। एक गांव में लीला नाम की एक दूध वाली थी। लीला के पास 2 गाय थीं, जिनसे वो रोज दूध इकट्ठा किया करती थी। दूध इकट्ठा करने के बाद वो गांव-गांव जाकर दूध बेचा करती थी। लीला की एक सहेली थी, मीना, जिसकी शादी गांव के एक बड़े व्यापारी से हुई थी। लीला जब भी उस गांव जाती तो वो अपनी सहेली के घर जरूर जाती गप्पे लड़ाने। एक दिन लीला अपनी सहेली से मिलने गई। मीना, मीना, आई लीला। क्या बात है, आज बहुत सज सवर के घूम रही हो? अरे, आज मेरे पति के कुछ मित्र हमारे घर आने वाले हैं।
अच्छा, और ये नया हार? हाँ, ये उन्होंने कल ही भेंट दिया। अच्छा है ना? हाँ, बहुत अच्छा है। कितने का होगा? यही कुछ 1000-2000 का। 1000-2000? बाप रे, मैं तो सपने में भी नहीं सोच सकती। बुद्धू, इतनी बड़ी रकम नहीं है। जब तेरी शादी होगी तो तेरा पति भी तुझे हार तोहफे में देगा। लीला हार का दाम सुनकर सोच में पड़ गई। लीला मीना के घर से निकली। रास्ते भर लीला उसी हार के बारे में सोच रही थी। क्या कभी मेरे पास भी मीना जैसा हार होगा? उसकी शादी तो एक अमीर व्यापारी से हुई है, जो उसे महंगे महंगे हार उपहार में दे सकता है। पर मेरा क्या? अगर मेरी शादी किसी गरीब से हुई तो? क्यों ना मैं ही खुद पैसे इकट्ठा करके वैसा हार लूं? लेकिन मेरे पास पैसे बचते ही कहाँ हैं? लीला ऐसा सोचते सोचते चल ही रही थी कि उसका ध्यान नदी के किनारे दूध में मिलावट कर रहे नत्थू दूध वाले पर गया। ये तो खुलेआम मिलावट कर रहा है। इसके पास 2-2 घर भी हैं। शायद मुझे भी इसी की तरह दूध में पानी मिलाकर बेचना चाहिए। इससे मुझे बहुत सारे पैसे मिल जाएंगे। ऐसा सोच लीला बहुत खुश थी। अगले दिन लीला ने रोज की तरह गायों से दूध इकट्ठा किया और फिर उसने उसमें आधा पानी मिलाया। लीला ये दूध लेकर गांव गई। उसने ये दूध गांव वालों को बेचा और अब उसके पास दुगने पैसे थे। अरे वाह! आज तो मैंने दुगने पैसे कमाए हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं जल्दी हार खरीद पाऊंगी। लीला फिर रोज दूध में पानी मिलाने लगी और बेचने लगी। वो बहुत खुश थी क्योंकि अब वो ज्यादा पैसे कमा रही थी। एक दिन की बात है। लीला नदी के तट पर बैठकर अपने कमाए हुए पैसे गिन रही थी। 201, 202, 203। अरे वाह! मेरे पास तो 200 से ज्यादा पैसे हैं, वो भी एक महीने में। इसका मतलब और 5 महीने में मैं वो हार खरीद पाऊंगी। लीला बहुत खुश थी। उसने नदी के किनारे आराम करने की सोची। जब लीला नदी के किनारे सो रही थी, तभी वहां एक बंदर आया और उसने लीला की पैसे की पोटली उठा ली। लीला की आंख खुल गई। मेरे पैसे वापस दो! बंदर ने वो पोटली पानी में फेंक दी। फिर लीला फूट फूट कर रोने लगी। अरे मेरे पैसे! मुझे मेरे पैसे वापस दे दो। कोई मुझे मेरे पैसे वापस दे दो। तभी वहां जल देवता प्रकट हुए। क्या हुआ लीला? मेरे पैसों की पोटली नदी में गिर गई। तुम्हारे पैसे? हाँ, मेरी मेहनत के पैसे। क्या तुमने सच में मेहनत की थी? वो मैंने उस हार के लिए। वो तुम्हारे मेहनत के पैसे नहीं थे, इसलिए वो तुम्हें नहीं मिलेंगे। तुमने दूध में मिलावट करके दूसरों को ठग के वो पैसे कमाए थे। वो पाप की कमाई थी। मैं समझ गई देव, मुझे माफ कर दीजिए। अब मैं कभी भी धोखेबाजी से पैसे नहीं कमाऊंगी। लीला को अपनी गलती समझ में आ गई और उससे ये भी सीख मिली कि लालच करके बेईमानी से कोई भी अच्छी चीज प्राप्त नहीं होती। गांव से कुछ ही दूरी पर जीवा का घर था। उसके घर में उसकी पत्नी किरण
और बेटा राजू रहा करते थे। तीनों के तीनों दुबले पतले और कुपोषित थे। जीवा जंगल से लकड़ियाँ और जड़ी बूटियाँ इकट्ठी करके उन्हें गांव में बेचा करता था। चूल्हे के लिए लकड़ियाँ ले लो, लकड़ियाँ ले लो। कितना दाम है इस पेड़ के तने का? मालिक सिर्फ 5 सिक्के। 5 सिक्के तो ऐसे बोल रहा है जैसे मुफ्त में दे रहा है। मुझे नहीं चाहिए तेरी लकड़ी, तू ही रख। नहीं नहीं मालिक, आप जो देंगे वो मंजूर। ठीक है, फिर ये ले 3 सिक्के। जीवा वो 3 सिक्के ले लेता है और फिर वो गांव के किराने की दुकान पे जाता है। भाई ये चावल कैसा है? 1 किलो के 2 सिक्के। और ये दाल? ये 4 सिक्के प्रति किलो। भाई मुझे 1 किलो चावल और 1 पाव दाल दे दो। ये लो तुम्हारे हुए 3 सिक्के। जीवा अपने दिन भर की कमाई से सिर्फ थोड़ा सा राशन ही खरीद पाता था। वो राशन लेकर घर गया और फिर उसकी पत्नी ने दाल और चावल से खिचड़ी बनाई और यही उनकी रोज की जिंदगी थी। मौसम बदला और अब बरसात शुरू हुई। जीवा फिर भी जंगल गया और वहाँ उसने लकड़ियाँ काटी और एक बार फिर वो बाजार में लकड़ियाँ बेचने लगा। लकड़ियाँ ले लो, चूल्हे के लिए लकड़ियाँ ले लो, लकड़ियाँ। सुबह से शाम तक वो चिल्लाता रहा, लेकिन आज बारिश की वजह से एक भी ग्राहक लकड़ियाँ खरीदने नहीं आया। निराश जीवा वो लकड़ियाँ अपने कंधे पे लाद कर अपने घर की ओर निकल पड़ा। आज मैं अपने परिवार के लिए खाने का इंतजाम तक नहीं कर पाया। हे भगवान, ये कैसी जिंदगी दी है मुझे। निराश जीवा अपने घर पहुंचा और वो अपनी पत्नी और बेटे के सामने रोने लगा। अगले दिन जीवा वापस अपनी लकड़ी बाजार में बेचने गया, लेकिन इस बार भी कोई खरीदार नहीं था। शाम को एक सेठानी आई और उसने जीवा से लकड़ियाँ खरीद ली और जीवा को 5 सिक्के दे दिए। सिक्के देख जीवा बहुत खुश हुआ। वो पैसे लेकर किराने की दुकान में गया और वहाँ उसने 1 किलो चावल और आधा किलो दाल खरीदी और अपने बेटे राजू के लिए एक सेब भी खरीदा। सारा सामान लेकर जीवा लौट ही रहा था कि जंगल में उसे एक बंगला दिखा और इस बंगले से बच्चे के रोने की आवाज आ रही थी। जीवा को चिंता सताने लगी। वो उस बंगले में गया और वहाँ उसने देखा कि एक 4-5 साल का बच्चा रो रहा था। क्या हुआ बेटा, तुम क्यों रो रहे हो? मुझे बहुत भूख लगी है। मैंने 3 दिन से कुछ नहीं खाया। जीवा को उस बच्चे पर दया आ गई और उसने वो सेब उस बच्चे को दिया। बच्चे ने हड़बड़ी में वो सेब खाया। क्या आपके पास और कुछ है? है तो, लेकिन इसे पकाना पड़ेगा। जीवा उस बंगले की रसोई में गया और उसने दाल और चावल से खिचड़ी बनाई। फिर जीवा ने वो खिचड़ी उस नन्हे बच्चे को दी, जिसने बड़े चाव से खिचड़ी खाई। अब मेरा पेट भर गया है। और तभी एक औरत की आत्मा प्रकट हुई। शुक्रिया भैया, आपने मेरे बेटे की भूख मिटाई। मैं इसकी माँ हूँ। इसका मेरे अलावा
और कोई नहीं है। 3 दिन पहले मेरी मृत्यु हो गई। तब से ये ऐसा ही भूखा था और मैं इसकी मदद नहीं कर पा रही थी। मतलब अब ये बच्चा अकेला है? हाँ, इसका कोई नहीं है। बहन तुम फिक्र मत करो, मैं इसे अपने साथ ले जाऊंगा और जो मैं खाऊंगा वही इसे भी खिलाऊंगा। भैया, तुम बहुत नेक हो और इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम और तुम्हारा परिवार इसी बंगले में रहे और तुम्हें कभी खाने की कमी नहीं होगी। ये मैं देख लूंगी। तुम अभी अपने परिवार को यहाँ ले आओ। जीवा खुशी खुशी घर गया और अपने परिवार को लेकर बंगले में लौटा। वो लोग वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि रसोई का भंडार खाने पीने के सामान से भरा हुआ है। फिर जीवा की पत्नी ने पकवान बनाए और फिर जीवा का परिवार और वो अनाथ बच्चा सब ने साथ में खाना खाया। ये देख उस माँ की आत्मा बहुत खुश थी क्योंकि उसके अनाथ बेटे को एक परिवार मिल चुका था। इसके बाद जीवा और उसका परिवार उस जादुई बंगले में ही रहे जहाँ खाने की चीजों की कोई कमी नहीं थी। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि दूसरों की मदद करने से हमारी मदद भी होती है। हाय, मैं हूँ शाइनी। अगर आप मुझे ऐसे ही देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें और हाँ, इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें।